गरीब बहू की जादुई मेहंदी। जल्दी से ये साफ कर दूं। मेरे बच्चे घर पर अकेले होंगे। कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने सुबह से। पार्वती मालकिन मोना के घर पर नौकरानी का काम करती थी। वो फटाफट बर्तन साफ करके घर जाना चाहती थी। फिर मालकिन उसे नूडल्स बनाने को कहती है। वो नूडल्स बनाकर उसके पास ले जाती है। इतने में उसके पैरों के नीचे एक टॉय आ जाता है, जिससे वो फिसल कर गिर जाती है और मालकिन मोना का हाथ जल जाता है। साथ ही उसका फेवरेट फ्लावर पॉट भी टूट जाता है। इतना नुकसान देखकर मोना को गुस्सा आता है। अरे राम, मर गई मैं। जला दिया मुझे, करम जली कहीं की। सॉरी सॉरी मैडम, माफ कीजिए। मैं बर्फ लेकर आती हूँ। पार्वती फटाफट फ्रिज से आइस क्यूब लेकर आती है और मोना के हाथ पर लगा देती है और वहां की सफाई कर देती है। इतना सब हो जाने पर मोना कहती है, कर दिया नुकसान मेरा। एक तो तूने मेरा फिर से नूडल्स का बाउल तोड़ दिया, फ्लावर पॉट तोड़ दिया, ऊपर से हाथ जलाया अलग। मुझे तेरी ये मनहूस शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी। चली जा यहाँ से। और तुझे तेरे बचे हुए पैसे भी नहीं मिलेंगे अब। मालकिन, मालकिन ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझसे गलती से हो गया। मेरे पैरों के नीचे खिलौना आ गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया मालकिन। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रोकूंगी अपना नुकसान करवाने के लिए। चली जाओ यहाँ से। फिर रोते हुए पार्वती अपने घर पर जाती है, जहां उसकी 9 साल की बेटी स्वाति और 5 साल का बेटा अंकुर इंतजार कर रहे थे। वो अपनी माँ को देखकर फौरन लिपट जाते हैं। माँ, माँ आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी माँ आपने? माँ, भूत लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आपने कहा था जल्दी आओगे और हमारे लिए चीज लेकर आओगे। कुछ दो ना माँ। माफ कर दो मेरे बच्चों। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मुझे नए काम की तलाश करनी पड़ेगी। फिलहाल घर में जो है देखती हूँ, उससे कुछ बना लूं। माँ, जल्दी बनाओ, बहुत भूत लग रही है। हाँ अंकुर बेटा, अभी बनाती हूँ। फिर पार्वती अपने घर के डिब्बों को छानकर मुट्ठी भर चावल निकाल लेती है, जिसमें वो पानी डालकर खिचड़ी सी बनाकर खिला देती है। फिर बच्चे उसकी गोद में सिर रखते हैं, जिन्हें वो लोरी सुनाती है। तारी रारी तारी रारम, सुन सुन नन्ही लोरी की धुन। हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आँखों का तारा। सुन सुन। माँ, क्या पापा अब कभी नहीं आएंगे? नहीं बेटा, अब तुम्हें उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं ही तुम्हारे पापा हूँ। तुम्हारे पिता को कोई और जीवन साथी मिल गई है। अब वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटेंगे। पार्वती का पति उसे धोखा देकर चला गया था। ऐसे में अब वो अकेले संघर्ष करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। 2-4 दिन बीत जाते हैं, उसे कोई काम नहीं मिलता है। जैसे तैसे वो राशन थोड़ा उधार लेकर अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर एक सुबह कहती है, बच्चों, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। तुम दोनों अपना यहाँ ख्याल रखना, ठीक है? और अपने छोटे भाई को स्वाति बाहर मत जाने देना। ठीक है माँ। पार्वती घर से बाहर कदम रखने वाली होती है। इतने में एक बूढ़ी अम्मा उसके चौखट पर आकर कहती है, हे बिटिया,
4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया माई, मेरे पास तो वैसे भी खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर सूखी रोटी रखी है, अगर आप वो खाना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे वही दे दे, मेरे लिए वो भी बहुत है। ठीक है बुढ़िया माई। फिर पार्वती बुढ़िया माई को जैसे तैसे सूखी रोटी और पानी पिला देती है। शुक्रिया बेटिया, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। जाने से पहले मैं तुम्हें ये छोटा सा मेहंदी का पौधा देना चाहती हूँ। ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, जादुई मेहंदी का पौधा है। इसको जब तुम अपने आंगन में लगाकर पानी दोगी तो तुम्हारे पास इतने सारे मेहंदी के पौधे हो जाएंगे, जिसे लगाते ही तुम्हें चमत्कार दिखने लगेगा। आप ये क्या कह रही हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा ही है, विश्वास करना तुम पर है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया माई चली जाती है। पार्वती के पास विश्वास करने के अलावा कुछ और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो उस मेहंदी के जादुई पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देती है और पानी डालती है। अगली सुबह जब वो देखती है तो उसके आंगन में मेहंदी के पौधे थे, जिन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित थी। अगर मुझे इसका जादू देखना है तो इस मेहंदी के पौधे को पीसकर मेहंदी लगानी होगी। पार्वती मेहंदी के पत्तों को पीसकर सबसे पहले अपनी काली बेटी स्वाति को मेहंदी लगाती है, जिसे लगाते ही वो गोरी हो जाती है। अरे वाह, लगता है वो बुढ़िया माँ इसी जादू के बारे में बात कर रही थी। वाह माँ, अब तो मैं गोरी हो गई। अब सब मेरे दोस्त बन जाएंगे। मैं आपकी भी लगा दूं? खराब सी लगाऊंगी पर कोशिश करूंगी। हाँ बेटा, लगा। फिर स्वाति अपनी माँ के हाथों पर जादुई मेहंदी लगा देती है, जिससे उसका टूटा फूटा घर एक महल बन जाता है। और वो देखती है उसके पास एक बॉक्स है, जिसमें ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं। अरे माँ, इतना छाला था जाना कहाँ से आया? ऐसा तो कार्टून में आता है। माँ, हमारा घर तो नया घर बन गया। अब तो हम अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। हाँ बेटा, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने हमारी मदद की है, हमें अपने जैसे लोगों की और मदद करनी चाहिए। हाँ माँ। फिर पार्वती उस जादुई मेहंदी से अपने आसपास के लोगों को मेहंदी लगाती है, जिससे उसकी आमदनी भी हो जाती है और गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। चोट लगी हुई लड़कियों की चोट ठीक हो जाती थी और काली लड़कियां गोरी हो जाती थी। ऐसा ही माया के साथ भी हुआ था। तभी वो खुशी से उछलकर कहती है, आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मेहंदी लगाते ही ऐसा लगा कोई जादू हो गया। देखिए, मैं कितनी गोरी हो गई। कालेपन की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया बेटा। इस तरह से आसपास के लोगों को उसकी मेहंदी लगाने का टैलेंट पता चलता है, जिससे वो मशहूर हो जाती है। और इसी चीज को सुनकर एक लालची औरत कौशल्या, जो कि रूपवती और धनी थी, कहती है, अरे मैं तो पहले से भी बहुत सुंदर हूँ और धनी भी हूँ। अगर उस गरीब औरत के पास जाकर वो मेहंदी लगा लूंगी तो मैं तो और भी अधिक गोरी और पैसे वाली हो जाऊंगी। हाँ, आज ही चलती हूँ। माँ जी, उससे मेहंदी लगवाने के बहाने उसकी मेहंदी ही चुरा कर ले आएंगे। हाँ ठीक है बहू। ऐसा कहकर कौशल्या और बबीता पार्वती के पास पहुंच जाती हैं। सुनो,
मेरे दोनों हाथों पर बहुत ज्यादा मेहंदी लगाना। पर हमारा घर तो बहुत दूर है, क्या आप हमें मेहंदी दे सकती हैं? हम घर जाकर लगा लेंगे, वरना खराब हो जाएगी। जी आप बैठ जाइए, मैं मेहंदी के पत्ते ही ले आती हूँ, आप फ्रेश बना लेना। लालची सास बहू का काम बन जाता है और वो पार्वती से जादुई मेहंदी के पत्ते लेकर घर जाती है और घर पर लगाती है, जिससे उनके गलत इरादों की वजह से उल्टा असर हो जाता है। दोनों के हाथों में रैशेस हो जाते हैं और अमीर से गरीब और बदसूरत हो जाते हैं। खुद को आईने में देखकर दोनों डर जाते हैं और वो भागते हुए पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, हमारी मदद करो, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी मेहंदी की वजह से हम इतने भद्दे लग रहे हैं और कंगाल भी हो गए। हाँ हाँ बताओ, तुमने क्या जादू किया है? आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी कौशल्या के हाथों से एक जादुई मेहंदी परी निकल कर आती है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पार्वती, ये सब इन दोनों सास बहू को लालच के कारण मिला है। अधिक सुंदर और अमीर होने के लिए ये तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने आई थी, फिर उन्होंने तुमसे मेहंदी ही ले ली, इसलिए लालच का परिणाम तो मिलना ही था। वो तो याद होगा, ज्यादा लालच करना बुरी बला होती है। परी बहन बिल्कुल ठीक कहती हैं। देखो परी, हमें माफ कर दो, हमें अपना सबक मिल चुका है। भगवान जो देते हैं उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें पहले जैसा कर दो। हाँ, हमें पहले जैसा कर दो, वरना हम दोनों के पति हमें पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, ये तुम दोनों की गलती की सजा है। मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं करूंगी। फिर पार्वती जादुई परी से कहती है और उसके कहने पर जादुई परी उन्हें पहले जैसा कर देती है। इस तरह से दोनों सास बहू को अपने लालच का सबक मिल जाता है और पार्वती पहले की तरह गरीब लोगों की जादुई मेहंदी लगाकर उनके जीवन को बेहतर कर देती है, जिससे उसे दुआएं मिलती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तो तबीयत अब बार बार बिगड़ती ही रहती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। अजी आप कुछ मत करो, बस मेरी बेटी को हॉस्टल से वापस बुला लो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं उसे कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। जाने से पहले मैं एक बार अच्छे से अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। भाग्यवान, ऐसा मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रही बात शेफाली की, तो आज ही शेफाली को कॉल कर देता हूँ और उसे घर बुला लेता हूँ। मनोहर ये सोचकर अपने घर के टेलीफोन से अपनी बेटी के हॉस्टल में फोन करता है और उससे बात करके उसे घर आने के लिए कहता है। बेटी, तेरी पढ़ाई तो कब की पूरी हो चुकी है। अब तक तो तुझे वहां से वापस घर आ जाना चाहिए था और तू अभी तक नहीं आई। देख बेटी, तेरी माँ बीमार है, उसे कब क्या हो जाए ये तो अब भगवान ही जाने। अगर तू अभी भी नहीं आई तो भगवान ही जाने क्या होगा तेरी माँ का। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हो? आपने मुझे बता दिया, मेरे लिए काफी है। मैं कल ही घर लौट आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। शेफाली अगले ही दिन की ट्रेन से अपने गांव आ जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ और अपने पिता से मिलती है। अरे माँ, आप ठीक तो हो ना? शेफाली बेटी, आखिरकार तो आ ही गई। मुझे तो लगा था तेरे आने से पहले ही मैं अपने ये प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची तो आ गई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ, आप चिंता मत करो, मैंने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया है। वो आपका चेकअप बहुत अच्छे से करेगा
और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अरे वाह बेटी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। ये सुनने के बाद ममता और ज्यादा दर्द से चिल्लाने लगती है। अजी डॉक्टर को मत बुलाओ, बस मेरे जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे पूरा करवा दो। अरे भगवान, देरी किस बात की कर रही हो? जल्दी से बताओ, क्या आखिरी तमन्ना है तुम्हारी? बस अब मैं जाने से पहले अपनी बेटी की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। अपनी आँखों से बस मेरी यही छोटी सी ख्वाहिश है। मान जा बेटी, मान जा। ममता की बातें सुनने के बाद उसकी बेटी उससे कहती है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ऊपर से मैं बिना जाने ही किसी के परिवार से कैसे सेटल हो पाऊंगी उनके साथ? अरे बेटी, तेरी माँ की भी तो शादी ऐसे ही हुई थी, तो तू कर लेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी बात मान ले बेटी, इसके बाद फिर मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं। मैं खुशी खुशी भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। ना चाहते हुए भी शेफाली को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, ठीक है माँ, मैं आपके आखिरी सपने को जरूर पूरा करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। शेफाली अपनी शादी के लिए ना चाहते हुए भी मान जाती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इतना तो कोई पागल नहीं है कि 2 दिन में रिश्ते के लिए हाँ भी कर देगा और शादी भी कर लेगा। शेफाली ऐसा सोच ही रही थी कि उसके पिता मनोहर उसके लिए लड़का भी ढूंढ लेते हैं और शादी भी पक्की कर देते हैं। 2 दिन में ही बेचारी शेफाली की चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है, जिसके बाद मनोहर और ममता उसे उसकी ससुराल विदा कर देते हैं। जा बेटी, अब तेरी पूरी दुनिया तेरा ससुराल है, तुझे हमेशा उनका ख्याल रखना है और उनकी सभी बातें माननी है। ममता की बातें सुनकर शेफाली अपने ससुराल में पहुंच जाती है, जहां उसकी सास पार्वती उसका स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है, आ जाओ और यहाँ आकर बैठ जाओ। पार्वती अपनी नई बहू को सोफे पर बैठा देती है और सभी औरतों से कहती है, चलो बहनों, अब बहू रानी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दो, इसके बाद बाकी की भी रस्म शुरू करनी है। पार्वती के कहने पर एक एक करके सभी शेफाली की मुंह दिखाई करती हैं, जिसकी वजह से मुंह दिखाई में बहुत समय लग जाता है और शेफाली मन में सोचती है, हे भगवान, ये सब मुझे और कब तक झेलना पड़ेगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। शेफाली बहुत थक चुकी थी। आखिर में जब उसकी सास पार्वती उसकी मुंह दिखाई करती है तो वो सोने और डायमंड का नेकलेस अपनी बहू शेफाली को देती है। ये ले बहू, ये सब तेरी मुंह दिखाई में, अब जाकर अपने कमरे में थोड़ा फ्रेश हो जा, क्योंकि इसके बाद तेरी रसोई की रस्म होगी। याद रहे कि तुम खाना इतना स्वादिष्ट बनाना कि कोई भी खाए बस तुम्हारे ही गुण गाए। शेफाली अपनी सास की बात मान लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट जाती है। हाय, ये तो चमत्कार ही हो गया। इस सुकून के लिए तो मैं कब से तड़प रही थी। शेफाली अपने ससुराल में अपने ही बेड पर लेटकर बहुत खुश होती है,
लेकिन उसकी इस खुशी को बहुत जल्द किसी की नजर लग जाती है, जिसके चलते उसकी ननंद उसे बुलाने आती है। चलो ना शेफाली भाभी, सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। शेफाली अपनी ननंद की बात मानकर नीचे आ जाती है, जहाँ पर पार्वती उसे रसोई में लेकर जाती है और रसोई के बारे में सब समझा देती है। देखो, मैंने तुम्हें सब समझा दिया है। अब तुम यहाँ पर आराम से सभी के लिए खाना बना सकती हो। पार्वती किचन के बारे में समझाने के बाद वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी शेफाली तो हॉस्टल से आई हुई लड़की थी, उसे खाना तो बनाना आता ही नहीं था। अरे ये क्या, माँ जी ने मुझे खाना बनाने के लिए बोल तो दिया, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो आज बहुत बुरा फंस गई। शेफाली बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद उसे और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखकर सबसे पहले वो आटा गूंथती है। अरे ये क्या, आटे में तो पानी ज्यादा हो गया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके अंदर सूखा आटा डाल देती हूँ। शेफाली जैसे तैसे करके आटा तो गूंथ लेती है, लेकिन जब गोल रोटी बेलकर बनाने की बात आती है तो उससे एक भी रोटी बेल नहीं पाती और सभी रोटियों में भारत का नक्शा बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा तो रोटियां जल ही जाती हैं और वहीं वो सब्जी भी आधी कच्ची और आधी पकी हुई बनाती है। अपने हाथों से पहली बार खाना बनाने पर शेफाली बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा नहीं टिक पाती। जैसे ही वो खाने की टेबल पर खाना लगाती है, वो घर के सभी लोगों को बुला भी लेती है। ये देखो, मैंने आज आप सभी की मनपसंद की चीजें बनाई हैं। आप मेरे हाथों का खाना खाकर बहुत खुश होंगे। शेफाली बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खाना लगाती है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य खाने की शक्ल देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? ये तूने कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल बकवास लग रहा है। छी छी, ऐसा खाना खाकर मुझे मरना नहीं है। प्रियंक बिना खाना खाए ही उठ जाता है। हे भगवान, बहू तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे घर के कामों के बारे में जरा भी नहीं पता। और ये सब कैसी रोटियां हैं? क्या तुझे रोटियां बेलनी नहीं आती? सबकी डांट सुनने के बाद शेफाली रोते हुए कहती है, मैं बचपन से ही हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ। वहाँ हमारे काम करने के लिए मेड होती है, इसीलिए मुझे कोई काम करना नहीं आता। शेफाली के रोने पर पूरा परिवार उसे चुप करवाता है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, मेरी प्यारी बहू, तुम्हें रोटियां बनानी नहीं आती तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हें रोटियां बनाना मैं सिखा दूंगी। पार्वती पहले दिन से ही अपनी बहू को रसोई में रोटी बनाना सिखाती है, जिसके बाद शेफाली को शुरू में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो घर के सभी काम सीख लेती है और उसे स्वादिष्ट खाना बनाना भी आ जाता है, जिसके बाद उसके हाथों की साफ सुथरी गोल रोटी खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब शेफाली अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।